ये व्यक्ति केवल 27 या 28 साल का था। वह लंबा था और उसकी भुजाएं बहुत लंबी थी। खास तौर पर उसकी हथेलियां एक सामान्य व्यक्ति की हथेलियों से दोगुनी बड़ी थी, जैसे दो छोटे ताड़ के पत्तों के पंखे हों। उसकी त्वचा एकदम साफ थी, मानो उसके शरीर पर तारों की रोशनी के टुकड़े जमा हो गए हों, और उसकी मोटी हथेलियां सफेद जैत की तरह पारदर्शी थी। वे न केवल नाजुक थी, बल्कि लगभग पारदर्शी भी थी। बगल में वे साधक जिनके हथियार ये फैन द्वारा चकनाचूर कर दिए गए थे और जिन्हें झाड़ियों में धकेल दिया गया था, उन सभी में उत्साह का भाव दिखाई दिया। उनकी तुलना में दिव्य सेतु क्षेत्र के शिखर पर एक साधक निस्संदेह श्रेष्ठ और अथाह था। वरिष्ठ भाई यांग, आपको उसे एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए, अन्यथा वह वास्तव में सोचेगा कि स्टार पीक पर कोई नहीं है। उसे बताएं कि आकाश कितना ऊंचा है और पृथ्वी कितनी गहरी है। वरिष्ठ भाई, आपके पास दिव्य सेतु क्षेत्र के शिखर की युद्ध शक्ति है और आप किसी भी समय निर्वाण क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। बहुत निर्दयी मत बनो और उसे मांस के टुकड़े में तोड़ दो। ये बहुत उबाऊ होगा। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। बस उसकी हथेलियां तोड़ दो। उसे जिंदा रखो। हम वाकई उसके हाव भाव देखना चाहते हैं। ऐसा लग रहा था कि वे पहले ही ये फैन को तब तक पीटते हुए देख चुके थे जब तक उसकी हड्डियां टूट नहीं गईं और हथेलियां चकनाचूर नहीं हो गईं। उन्होंने अभी तक कोई हरकत भी नहीं की थी, लेकिन उन्हें पहले ही राहत महसूस हो रही थी। वरिष्ठ भाई यांग ने थोड़ा मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। वह आगे बढ़ा। वह लंबा था, औसत व्यक्ति से 2 सिर लंबा। उसने ये फैन को देखा, जो केवल 14 साल का लग रहा था, और कहा, वास्तव में तुम भी काफी अच्छे हो। तुम्हारा शरीर वास्तव में मजबूत है। यदि आप अभी स्वीकारोक्ति करते हैं, तो मैं आपके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाऊंगा। आखिरकार हम सभी ताइक्सुआन शिष्य हैं और हम हर समय मिलते हैं। ये फैन ने सिर हिलाया और कहा, ये सच है। हम्बल पीक और स्टार पीक पड़ोसी हैं। अगर मैं गलती से आपको तोड़ दूं, तो यह उचित नहीं होगा। यह आदमी बहुत घमंडी है। उसने सीनियर भाई यांग से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? वह मौत की तलाश में है। वरिष्ठ भाई यांग, उसके शरीर की सारी हड्डियां तोड़ दो। किसी बात की चिंता मत करो। हमारे स्टार पीक शिष्यों को कभी इस तरह से नीचा नहीं देखा गया। ताइशुआन संप्रदाय के इतिहास में आधे प्रधानाध्यापक हमारे वंश से आए हैं। भले ही हम्बल पीक का उदय हो, लेकिन भविष्य में ये हमारे बराबर ही होगा। ये लड़का अब बहुत घमंडी हो गया है। ये वाकई बहुत परेशान करने वाला है। ली शियाओन ने आगे बढ़कर ये फैन से कहा, वरिष्ठ भाई यांग के सामने तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है, जल्दी करो और माफी मांगो। जी जियो ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों से ताली बजाई, जल्दी करो और लड़ो, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। ये फैन ने ली शियाओन की तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। वह शांति से 2 कदम आगे बढ़ गया। जूनियर बहन ली, आपने भी ये देखा है? मुझे बहुत खेद है। चूंकि वह इस तरह का है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। वरिष्ठ भाई यांग की मुस्कान बहुत गहरी थी। ये फैन उसके सामने आया और बोला, क्या 3 घूंसे बहुत ज्यादा नहीं है? मुझे लगता है कि मैं तुम्हें एक ही मुक्का मारकर खत्म कर सकता हूँ। वरिष्ठ भाई यांग को गुस्सा नहीं आया। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उन्होंने कहा, चूंकि तुम इतने आश्वस्त हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं एक मुक्का मारकर युद्ध समाप्त कर दूंगा। मैं तुम्हें कुछ सालों तक आराम करने दूंगा और यह सोचने दूंगा कि एक संयमित शिष्य कैसे बना जाए। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई यांग, इसे टुकड़े टुकड़े कर दो। उसके पीछे खड़े शिष्य अब इसे सहन नहीं कर सके। ठीक है, मैं उसे समझा दूंगा कि स्टार पीक की निंदा नहीं की जानी चाहिए। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई यांग ने अपनी दाहिनी हथेली को फैलाया, जो कि सफेद जेट की तरह निर्दोष थी, और चिल्लाया, जाओ कुछ सालों के लिए बिस्तर पर आराम करो। उसकी भुजा बहुत लंबी थी और वह एक पल में आगे की ओर झुक गया। उसकी हथेली पूरी तरह से पारदर्शी थी और कोई भी उसके अंदर रक्त वाहिकाओं और हड्डियों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। कोई भी दिव्य शक्ति को बहते हुए प्रकाश की एक स्क्रीन में बुनते हुए देख सकता था। जेड ताड़ के चारों ओर आकाशीय हवाएं हिल रही थी और आसपास की वनस्पतियां उखड़ गई थी। पहाड़ की चट्टानें लुढ़क रही थी और गिड़गिड़ा रही थी, मानो कोई दिव्य दीवार दबाव डाल रही हो, जो ये फैन को कुचलना चाहती हो। ये फैन अतुलनीय रूप से शांत था। उसने उसे अपनी दिव्य शक्ति प्रसारित करते हुए भी नहीं देखा। उसने सीधे अपना हाथ हिलाया और आगे की ओर थप्पड़ मारा, जैसे कि वह मच्छरों को भगा रहा हो। पीछे स्टार पीक के सभी शिष्यों ने मुस्कुराहट प्रकट की। इतना सहज होना मौत को आमंत्रित करना था। बहुत से लोग पहले से ही तालियां बजा रहे थे, उन्हें लग रहा था कि कोई रहस्य नहीं है। केवल सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने भौहें सिकुड़ी और चिल्लाया, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई यांग, सावधान। हालांकि सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। ये फैन की हथेली तुरंत सुनहरी हो गई, मानो उसे बढ़िया सोने से ढाला गया हो। ये बेहद रहस्यमय था और बिल्कुल भी मांस की हथेली जैसा नहीं लग रहा था। ये चमकदार और चमचमाती थी। टकराना। सुनहरी हथेली पारदर्शी हथेली से टकराए। पहले तो एक दबी हुई आवाज आई, फिर हड्डियों के टूटने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे फलियां तली जा रही हो और लगातार चटक रही हो। हाँ हाँ हाँ। जुगनू की रोशनी चांद की चमक से मुकाबला करने की हिम्मत रखती है। कौन नहीं जानता कि हमारे स्टार पीक शिष्यों का शरीर सबसे मजबूत है। जब वे गहन क्षेत्र में साधना करते हैं, तो उनके शरीर की तुलना आत्मा के खजाने से की जा सकती है। उसने वास्तव में वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई यांग के साथ मारपीट करने का साहस किया। वह जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर नहीं जानता। हालांकि उन्होंने सिर्फ इस बिंदु तक ही चर्चा की। उनकी आवाज अचानक बंद हो गई और उन्होंने अपने बाकी शब्द निगल लिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परिणाम ने उन्हें चौंका दिया था। ये फैन की हड्डियां नहीं टूट रही थी। बीन्स तलने की आवाज दरअसल लंबे और पतले वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई यांग की थी। इस समय सभी लोग अचंभित रह गए क्योंकि उन्होंने एक अकल्पनीय दृश्य देखा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई यांग के शरीर पर कपड़े सीधे उड़ती हुई राख में बदल गए। उसका शरीर लगभग पारदर्शी था। यह एक निश्चित क्षेत्र में पहुंचने के बाद स्टार पीक के शारीरिक शोधन का परिणाम था। उस लगभग पारदर्शी शरीर के अंदर बर्फ की तरह सफेद हड्डियां लगातार चटक रही थी। दाएं हाथ की हथेली से शुरू होकर दरारें तेजी से ऊपर की ओर फैल गईं।
उसका पूरा दाहिना हाथ चीनी मिट्टी के बर्तन जैसा था जिस पर किसी भारी हथौड़े से चोट मारी गई हो, और दरारें घनी घनी भरी हुई थी। फिर दरारें गर्दन तक फैल गईं, फिर छाती तक पहुंच गईं, और फिर तेजी से नीचे की ओर फट गईं। दोनों पैरों की हड्डियों पर बारीक दरारें मकड़ी के जाले की तरह थी, घनी तरह से भरी हुई, पैर की उंगलियों तक फैली हुई और फिर रुक गईं। अंततः रीढ़ की हड्डी, दूसरा हाथ और खोपड़ी चीनी मिट्टी के बर्तन की तरह हो गए थे, जिस पर किसी भारी प्रहार से चोट लगी हो और वे पूरी तरह से टूट गए हों। ये बहुत ही भयानक दृश्य था। पारदर्शी शरीर के अंदर की हर चीज साफ साफ देखी जा सकती थी। जब उसके शरीर की सफेद हड्डियां टूटती थी तो चटकने की आवाज लगातार आती रहती थी। हर छोटी बड़ी बात को हर कोई देख रहा था। कई लोग मौके पर ही डर गए और उन्हें घुटन जैसा महसूस होने लगा। ये फैन शांति से पीछे हट गया और फिर एक सांस बाहर छोड़ी। हवा का प्रवाह कंपन हुआ और वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई यान पीछे की ओर गिर गया। उसने एक दयनीय चीख निकाली, आह। इस समय उसके शरीर की सभी हड्डियां पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसी समय वह पीछे की ओर गिर गया। उसके शरीर का हर अंग पहले से ही विकृत हो चुका था और टूटी हुई हड्डियां उसके मांस और खून को सहारा नहीं दे पा रही थी। इस नतीजे ने सभी को चौंका दिया। ये दिव्य सेतु क्षेत्र का साधक था और उसके शरीर की सभी हड्डियां वास्तव में एक हथेली से चकनाचूर हो गई थी। बस इसके बारे में सोचकर ही लोगों की रूह कांप उठी। उसके पीछे एक महिला साधक तेजी से आगे बढ़ी और उसके शरीर को दिव्य प्रकाश से ढक दिया ताकि वह धूल में न गिर जाए, अन्यथा ये शरीर पूरी तरह से अपंग हो जाता। फिर भी वह अभी भी बहुत घबराई हुई थी। उसे डर था कि सिर विकृत हो जाएगा, इसलिए उसने सावधानीपूर्वक उसे नियंत्रित किया। ये कैसे हो सकता है? कोई भी अपना संयम बनाए नहीं रख सकता था। इस तरह की हथेली की ताकत बस चौंकाने वाली थी। दिव्य ब्रिज क्षेत्र के एक साधक को हराना एक बेजुका को कुचलने से अलग नहीं था। ये फैन द्वारा लात मारकर भगाए गए कुछ साधकों को डर बना हुआ था। ऐसा व्यक्ति कैसे साधारण हो सकता है? ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्हें मारना जेब से कुछ निकालने जितना आसान था। इस तरह का भौतिक शरीर बहुत भयानक है। मैं जिनफेक अपने शरीर को परिष्कृत करने के लिए तारों की रोशनी का उपयोग करता हूँ और मेरा शरीर बेहद अत्याचारी है। वह वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई यान के शरीर की सभी हड्डियों को कैसे तोड़ सकता है? उस हथेली में कितनी शक्ति है? मुझे डर है कि यह निर्वाण क्षेत्र के साधक के बराबर है। ये फैन चुपचाप खड़ा था। उसकी शक्ल सूरत सिर्फ 14 साल की थी और वह बहुत नाजुक, यहाँ तक कि थोड़ा अपरिपक्व भी लग रहा था। उसमें मासूमियत और धूप का एक संकेत था जिससे लोगों को बहुत अवास्तविक लग रहा था। जिनफेंग के सभी शिष्यों को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। ये बस मानव रूप में एक जानवर था और यह भयानक दिव्य शक्ति वाला एक पौराणिक जानवर था। ली शियाओन अचंभित थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये फैन अपने वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई यान को एक थप्पड़ से अपंग कर सकता है। यह एक मामूली वार लग रहा था और उसके पास अभी भी ताकत बची हुई थी। इससे उसके लिए शांत होना मुश्किल हो गया और वह इस तथ्य पर विश्वास नहीं कर सकी। इस समय अगर कोई यह बताए कि सबसे शांत कौन है तो वह जीजेडयू होगी। वह हंसी और बोली, कितना बोरिंग है। क्या ये बड़ा आदमी कागज से बना है? वह तो मार भी नहीं सह सकता। जैसे ही उसने ये कहा कई लोग उसे घूरने लगे। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई यान पर्याप्त कुशल नहीं है। आप दूसरों को दोष नहीं दे सकते। आप सब पीछे हट जाए। सफेद कपड़े पहने वह आदमी जो पीछे खड़ा था आगे बढ़ा। जीजीयू के अलावा वह सबसे शांत व्यक्ति था। उसने ये फैन को देखा और कहा, तुमने मेरे जिनफे के शिष्यों को बार बार घायल किया है। तुम्हारे पास कुछ कौशल हैं। उनके साथ अन्याय नहीं हुआ है। कुछ वर्षों तक बिस्तर पर आराम करो और इस बात पर चिंतन करो कि ताइक्सुआन क्षेत्र का एक संयमित शिष्य कैसे बना जाए। ये फैन ने वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई यान से कहा, जो दर्द से चिल्ला रहा था और फिर सफेद कपड़े पहने आदमी को देखने के लिए मुड़ा। ये व्यक्ति बूढ़ा नहीं था, केवल 20 साल का था। उसकी तलवार जैसी भौहें और चमकदार आंखें थी और वह बहुत सुंदर लग रहा था। उसकी सफेद शर्ट और जूते बेदाग थे और उसकी आंखों में सितारों की रोशनी बह रही थी। मुझे लगता है कि आप अपने गुरु से सीखने के लिए यहाँ आए हैं। आप किस तरह की रहस्यमय विधि का अभ्यास करते हैं? सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति ने शांतिपूर्वक पूछा। प्रकृति का महान मार्ग, ये फैन ने सहजता से कहा। पीछे से जिनफेक के शिष्यों ने सफेद वस्त्र पहने आदमी को आगे आते देखा और वे सभी शांत हो गए और बोलने लगे। विनम्र शिखर की प्रकृति का महान मार्ग अभी कुछ समय पहले ही विरासत में मिला है। यह ऐसा कोई तरीका नहीं हो सकता। अभी जो शक्ति थी वह सागर जितनी गहरी थी, प्रकृति के मार्ग से बहुत भिन्न। वे दुखी महसूस कर रहे थे और गुस्सा उमड़ रहा था। आज उन्हें बार बार दबाया जा रहा था और उन्हें लगा कि उन्होंने जिनफेक के सामने अपना सम्मान खो दिया है। अगर तुम नहीं कहना चाहते तो मैं नहीं पूछूंगा। सफेद कपड़े पहने आदमी ने बहुत उदासीन होकर कहा, मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करूंगा। निर्वाण क्षेत्र के साधक के रूप में आपके पास ऐसा कहने का साहस है? जीजियो आगे आए और उसके होंठ थोड़े मुड़े जिससे उसके दांत दिखाई देने लगे। उसने कहा, तुम पवित्र महल के मजबूत साधकों को खोजने क्यों नहीं जाती हो जिनसे मुकाबला करो? वह दिव्य सेतु क्षेत्र के शिखर पर एक साधक को एक हथेली से अपंग भी कर सकता है। अगर मैं उसके साथ युद्ध करता हूँ तो इसे बदमाशी नहीं माना जाएगा। तुमने इसे अच्छा बना दिया है। उसका शरीर बहुत मजबूत है। निर्वाण क्षेत्र के साधक के रूप में तुम सभी प्रकार की दिव्य तकनीकों का उपयोग कर सकते हो। वह तुम्हारे साथ कैसे लड़ सकता है? जीजीयू ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए पूछा। जब उन्होंने सीनियर भाई यान को एक हथेली से अपंग कर दिया तो परिणाम पहले से ही तय हो चुका था। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति में कोई भावना नहीं थी और उसने ठंडे स्वर में कहा, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो वरिष्ठ भाई यान के सामने झुककर माफी मांगो और अपने शरीर की सभी हड्डियां तोड़ दो। अन्यथा मैं खुद ही यह कर लूंगा। मेरे पैर कभी भी आसमान की ओर नहीं झुके। क्या वह इसे सहन कर सकता है? क्या आप इसे सहन कर सकते हैं? ये फान ने सफेद कपड़े पहने आदमी को घूर कर देखा। क्या तुम्हारे पैर बहुत सख्त हैं? तो मैं पहले उन्हें तोड़ दूंगा।
सफेद कपड़े पहने आदमी शांत था, मानो वह किसी मामूली बात पर बात कर रहा हो। कुछ ही दूरी पर ली शियाओन हल्के से चलते हुए सफेद कपड़े पहने आदमी से बोला, वरिष्ठ भाई चेन फेंग, आपको उसके स्तर पर क्यों गिरना है? थोड़ी सी सजा ही काफी है, कोई बड़ा बवाल मचाने की जरूरत नहीं है। विनम्र शिखर पहले ही उठ चुका है, दो शाखाओं के बीच सामंजस्य को चोट न पहुंचाएं। सफेद कपड़े पहने व्यक्ति चेन फैंग ने मुस्कुराते हुए पूछा, ओह, जूनियर सिस्टर ली क्या सोचती है कि मुझे उसे दंडित करना चाहिए? ये फैन ने ली शियाओन को देखा और कुछ नहीं कहा। वह आगे बढ़ा और सफेद कपड़े पहने आदमी से बोला, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं कटा हुआ मांस हूँ, कि मुझे जैसे चाहूं वैसे गूंधा जा सकता है? मुझे देखने दो कि तुम किस तरह का तूफान खड़ा कर सकते हो। सफेद कपड़े पहने चेन फैंग शांत दिख रहा था। उसने अपनी हथेली खोली और अचानक तारों की रोशनी के धब्बे उभर आए, जैसे कि उसके हाथ में कुछ तारे जड़े हुए हों। उसने ये फैन की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, अपने शरीर की सारी हड्डियां तोड़ दो और माफी मांगने के लिए झुक जाओ। वरना अगर मैं खुद ऐसा करूं तो ये कहना मुश्किल है कि तुम जिंदा रहोगे या मरोगे। अगर तुम इतने ऊंचे और शक्तिशाली बनकर काम नहीं करोगे तो क्या तुम मर जाओगे? ये फैन की आवाज बहुत शांत थी, मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा और तुम्हारे सिर पर पैर रख दूंगा।